आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का जो रिमेनिंग टॉपिक था हम लोगों का चैप्टर फर्स्ट का, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि रासायनिक अपक्रियाएं होती क्या हैं, ठीक, या रासायनिक अपक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। आज हम लोग ये देखेंगे कि रासायनिक अपक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो रासायनिक अपक्रियाओं को जानने से पहले कितने प्रकार की होती हैं, ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है कि रासायनिक अपक्रिया होती क्या है। तो इसके बारे में ज़्यादा हम डिटेल में तो नहीं जानेंगे, फिर भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर होता क्या है। तो जैसे रासायनिक अपक्रियाओं में होता क्या है कि आपसी बंध, जो परमाणु होते हैं उनके बीच के आपसी बंध टूटते हैं और जुड़ते हैं आपस में, जिससे नए पदार्थ का निर्माण होता है। यहाँ पे हम लोग रासायनिक अपक्रिया में ज़रा भी आप लोग ये कन्फ्यूजन मत रहिएगा कि रासायनिक अपक्रिया होगी तो कोई एक परमाणु दूसरे परमाणु में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी दूसरे परमाणु में बदल जाएगा। ऐसा नहीं होता। परमाणु वही होते हैं, जो हमारे अभिकारक होंगे वही होंगे। परमाणु चेंज नहीं होगा। जैसे सोडियम है तो क्लोरीन में चेंज नहीं हो जाएगा, सोडियम है तो सोडियम ही रहेगा। बस ये होता है कि उनके बीच में जो हमारे पास में यौगिक होंगे उनके बीच के बंध टूटते हैं और बंध फिर से जुड़ते हैं, जिसके द्वारा नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो इन बंधों के टूटने और जुड़ने के बारे में हम लोग चैप्टर 3 और 4 में पढ़ेंगे। इसी क्लास 10th में ही हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे बंध टूटते हैं, कैसे जुड़ते हैं, आखिर ये बंध होते कितने प्रकार के हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग चैप्टर 3 और 4 में पढ़ेंगे। यहाँ पे केवल हमको ये देखना है कि रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार क्या हैं, यानी कितने प्रकार के हमारे पास में केमिकल रिएक्शंस होती हैं, यानी टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संयोजन अपक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो पहली जो हमारे पास में अपक्रिया है हम लोगों को, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अपक्रिया है। इसमें होता क्या है कि दो या दो से अधिक अभिकारक जो होते हैं, यानी 2 or more than 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन एंड फॉर्म अ प्रोडक्ट। ठीक है, एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। जैसे दो या दो से अधिक अभिकारक होंगे हमारे पास में, वो जुड़कर क्या करेंगे, एक उत्पाद बनाएंगे। हमारी बातों को थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं जो हम बोल रहे हैं हिंदी में, क्योंकि लिख देंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। यहाँ पे हम केवल एग्जाम्पल से बात करेंगे, जो बोल रहे हैं उसको आप लिख सकते हैं कॉपी वगैरह में। तो हम फिर से एक बार सुनिए, दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर कोई एक उत्पाद बनाते हैं, तो इस अपक्रिया को हम लोग बोलते हैं संयोजन अपक्रिया। इंग्लिश में भी सुन सकते हैं कि 2 or more than 2 रिएक्टेंट्स कंबाइंड एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दिस रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल की बात करें हम लोग, तो जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है हमारे पास में, मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड है, वो क्या करता है, वाटर से रिएक्शन करता है, जल से, और बना लेता है हमारे पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये रिएक्शन क्या है, इसमें देखें आप तो रिएक्टेंट कितने हैं, यानी अभिकारक कितने हैं। हम पीछे वाले लेक्चर में बता चुके हैं अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। एरो के इस साइड अभिकारक होते हैं, एरो के दाहिनी साइड हमारे पास में उत्पाद होते हैं। तो ये अभिकारक आपस में क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। इनके बीचों का बंध जो है, इनके बीच में जो बंध है वो टूट रहा है और इससे कोई नया उत्पाद हमारे पास में बन रहा है। तो इस तरीके का जो रिएक्शन होगा, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं अभिकारक कितने हैं, 1 2 दो अभिकारक हैं, लेकिन जो हमारे पास में प्रोडक्ट बना, जो उत्पाद बना, वो कितना है, उसकी नंबर 1। तो ऐसी अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया, या इसको हम लोग योग अपक्रिया भी बोल सकते हैं। देख सकते हैं आप, दो चीज़ें आपस में जुड़ गई, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं संयोजन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बस ये है। और कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कार्बन का जब हम लोग दहन करते हैं, कार्बन को जो जलाते हैं हम लोग, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार की संयोजन अपक्रिया है। और कई सारे एग्जाम्पल हमारे पास, मान लीजिए हाइड्रोजन है हम लोगों का, उसको हाइड्रोजन को हम लोग जलाते हैं। किसी चीज़ को हम जलाते हैं जब, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसको हम जब जलाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, वाटर बनता है जलाने पे। तो ये भी क्या है हमारे पास में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अपक्रिया। तो आप ये देख सकते हैं, बस इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो उत्पाद बन रहा है उसका नंबर 1 ही होना चाहिए, प्रोडक्ट हमारा 1 ही बनना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग बोलेंगे संयोजन अपक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभिकारक जो हमारे पास में 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है 3 हो 4 हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमारे पास में उत्पाद 1 ही होगा। ये सारी रिएक्शंस किसके एग्जाम्पल हैं, संयोजन अपक्रिया का एग्जाम्पल है ये सब। अब यहाँ पे कुछ नाम्स आप लोग जैसे यहाँ पे इसको जान सकते हैं, जैसे ये CaO क्या है हमारे पास में, कैल्शियम ऑक्साइड है। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। और ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। इसको हम लोग बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को ही बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं और इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। याद यहाँ से रख सकते हैं कि बिना बुझा हुआ चूना, कोई चीज़ बुझती कब है, जब उस पर हम लोग क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूना पानी के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, बुझ जाता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं बुझा हुआ चूना, और कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास में
बिना बुझा हुआ चूना, जिसको आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। और यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरीके से। तो ये सारे रिएक्शन हमारे पास में जो थे वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है। दूसरी अपक्रिया हमारे पास में जो आती है वियोजन अपक्रिया या डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है संयोजन अपक्रिया का। वियोजन अपक्रिया संयोजन अपक्रिया की जस्ट अपोजिट होती है। इसमें क्या होता था कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते थे, लेकिन वियोजन अपक्रिया में क्या होगा कि एक अभिकारक टूटकर या वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाता है। तो इस अपक्रिया को हम लोग बोलते हैं वियोजन अपक्रिया। इंग्लिश में एक बार हम बताते हैं कि व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट डीकम्पोज इनटू 2 or more than 2 कंपाउंड इज नोन एज, दिस रिएक्शन इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल्स इसकी बात करें हम लोग, तो एग्जाम्पल्स इसका क्या है हमारे पास में, जो फेरस सल्फेट होता है FeSO4, ये क्या होता है, इसको जरा से अगर हम लोग हीट कर दें, हीट मतलब गर्म कर देते हैं, डेल्टा का यहाँ पे कहीं भी अगर साइन लगा होता है एरो के ऊपर, तो उसको आप हमेशा याद रखिएगा कि ये डेल्टा का साइन क्या होता है, इसका मतलब हीट कर रहे हैं, हम इसको हीट दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होकर किस में बदलेगा, ऑक्साइड में बदल जाता है, आयरन के Fe2O3 में, फेरस ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3। तो ये हमारे पास में 3 प्रोडक्ट बन जाते, देख रहे हो, एक सिंगल रिएक्टेंट है लेकिन प्रोडक्ट कितने हो गए, 1 2 3, तो 3 प्रोडक्ट, 2 या 2 मोर देन 2, इतने प्रोडक्ट हमारे पास में बन जाएंगे। जस्ट इसका अपोजिट होता है वियोजन अपक्रिया, संयोजन का अपोजिट। और एग्जाम्पल देख सकते हैं इसी तरीके से, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग हीट कर दें, तो हीट करने से क्या होगा, ये हीट करने के बाद ये भी ब्रेक हो जाएगा, ये अपने ऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें भी देख रहे हैं। बस यहाँ पे ध्यान ये रखने वाली बात है कि हमारे पास में जो रिएक्टेंट होगा वो एक ही होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वियोजन में, लेकिन प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं हमारे पास में। और कई सारे एग्जाम्पल इसी तरीके से आप NCERT से एग्जाम्पल्स को याद कर सकते हैं, प्लस इसके नेम भी आप याद करिए। ये हमारे पास में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम लोग चूना पत्थर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये चूना पत्थर है हमारे पास में। तो नाम, ये कैल्शियम ऑक्साइड, अभी यहाँ पे बात किया था हमने, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। इस पर जब वाटर डाल देते हैं हम लोग, पानी डाल देते हैं, तो ये बुझा हुआ चूना में कन्वर्ट हो जाता है, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम फेरस सल्फेट, फेरस ऑक्साइड, ठीक, ये सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये सल्फर के ऑक्साइड होते हैं हमारे पास में। अब इसी तरीके से लेड नाइट्रेट को अगर हम लोग हीट कर दें, PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको अगर हम हीट कर देते हैं तो क्या होता है, ये भी ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के मतलब PbO प्लस NO2 प्लस O2, इन सब में, ये NO2 गैस है, O2 गैस है, और PbO लेड ऑक्साइड है, तो इन सब में ब्रेकेज हो जाता है, सब ब्रेक हो जाता है। तो ये हमारे पास में हो गया वियोजन अपक्रिया का एग्जाम्पल। और कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मान लीजिए हम कहीं पे सिल्वर क्लोराइड ले लेते हैं, ठीक है, AgCl, इसको अगर हम लोग सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में रख दें, यानी सनलाइट में, सूर्य के प्रकाश में अगर हम लोग रख देते हैं इसको, तो ये क्या होता है, ये ब्रेक हो जाता है सिल्वर में प्लस क्लोरीन गैस यहाँ से। अब देखिए आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, कोई भी रिएक्शन में बैलेंस नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा, बैलेंसिंग करना मैंने सिखाया है, फिर भी अगर आप लोग यहाँ पे एक बार देखना चाहते हैं तो ज़रा सा मैं एक बार फिर से बैक जाता हूँ और आपको सारे रिएक्शन को बैलेंस करके बता देता हूँ, जिससे आप फिर से वो रिकॉल हो जाए आपकी बैलेंसिंग कैसे करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे देखें हम लोग, तो Ca एक मालिक्यूल इधर है, Ca एक मालिक्यूल इधर है, H2 यहाँ 2 है, H2 यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे एक यहाँ है, एक यहाँ है, 2 यहाँ भी 2 है, तो ये तो बैलेंस है, ये भी बैलेंस है। ये हमारे पास में H2 इधर है, H2 इधर भी है, O2 इधर है लेकिन O इधर एक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लीकेशन, ये हो गया 2O, इधर भी 2O, लेकिन इधर क्या हो गया, H अब हमारे पास में 2 2 4 हो गया, इधर 2 ही था, तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दें। इस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ भी बैलेंस कर सकते हो आप, AgCl, Ag इधर एक है, Ag इधर एक है, ठीक, Cl यहाँ एक है लेकिन इधर Cl 2 है, तो हमको इधर मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा 2 से, और जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर Ag भी इधर 2 हो गया, और 2 Ag के लिए हमको यहाँ Ag के पास भी 2 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन हमारे पास क्या है, ये भी डीकम्पोजिशन यानी वियोजन अपक्रिया है। एक अभिकारक है हमारे पास में, 2 उत्पाद में बदल जा रहा है, तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या बोलेंगे, वियोजन अपक्रिया। इसके बाद अगर हम लोग देखें, जो हमारे पास में तीसरी अपक्रिया है, ठीक, इसका और भी एग्जाम्पल है। इसी तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड भी होता है हमारे पास में। सिल्वर ब्रोमाइड को अगर हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यानी सनलाइट में रख देते हैं, तो वो भी क्या होता है, Ag प्लस Br2 यानी ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाता है। सारे के सारे एग्जाम्पल हमारे पास में वियोजन अपक्रिया के हैं। अब थोड़ा सा हम नीचे आते हैं और थर्ड और फोर्थ टाइप की जो हमारे पास में रिएक्शंस हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो तीसरी प्रकार की अपक्रिया हमारे पास में कौन सी अपक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम आप देख सकते हैं, विस्थापन अपक्रिया। तो विस्थापन अपक्रिया क्या होती है, तो एक बार हम बताते हैं। विस्थापन अपक्रिया होती है जब कोई एक परमाणु
किसी दूसरे परमाणु को उसके विलयन से अधिक अलग कर देता है या विस्थापित कर देता है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल से बात करते हैं फिर से। तो एग्जाम्पल जैसे इसका है हमारे पास में, मान लीजिए हम लोग जब आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल देते हैं, आयरन को हम लोग, ये आयरन है Fe, ये कॉपर सल्फेट है, इसके विलयन में डाल देते हैं, तो होता क्या है कि ये आयरन हमारे पास में, ये एक परमाणु है और ये दूसरा परमाणु है, आयरन एक परमाणु, कॉपर दूसरा परमाणु, और ये सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कॉपर का विलयन है, कॉपर सल्फेट यानी कॉपर का विलयन है सल्फेट। तो इसमें क्या होगा, ये आयरन इसकी जगह पे आ जाएगा, इसको विस्थापित कर देगा, इसको यहाँ से हटा देगा कॉपर को, और कॉपर यहाँ से हट जाएगा। तो होगा क्या, विस्थापन में ये आयरन कॉपर की जगह ले लेता है। तो होगा क्या, जो हमारे पास में कॉपर सल्फेट था, कॉपर की जगह कौन आ जाएगा, आयरन, तो ये बन जाएगा FeSO4, यानी यहाँ पे CuSO4 था तो Fe क्या हुआ, Cu की जगह पे आ गया, और ये Cu क्या होगा, यहाँ से अलग होकर Fe की जगह चला जाएगा, तो यहाँ पे बाद में कॉपर बच जाएगा। ये जो इस तरीके के जो रिएक्शंस होते हैं हमारे पास में, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, विस्थापन रिएक्शन। एक परमाणु जो होगा दूसरे परमाणु के विलयन से उसको अलग कर देता है या हटा देता है, कह सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, इसी तरीके से अगर हम लोग जिंक भी डाल देते हैं कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर हम जिंक डाल दें तो जिंक भी यही काम करता है, जिंक यहाँ पे आएगा, कॉपर को यहाँ से हटा देगा, तो होगा क्या, यहाँ पे ZnSO4 बन जाएगा, प्लस यहाँ कॉपर यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो होता कुछ नहीं इसमें, केवल एक परमाणु दूसरे परमाणु को उसके विलयन से हटा देता है, बस यही होता है। तो ये होता है हमारे पास में विस्थापन अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल आप लोग और कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जिसको आप लोग बुक्स में देख सकते हैं, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब इसी की तरह ये हमारे पास में चौथा अभिक्रिया भी होती है, चौथी, जैसे पहले की तरह दूसरी थी, तीसरी की तरह चौथी होती है हमारी। इसमें क्या होगा, द्विविस्थापन और विस्थापन, देख रहे हैं आप, नाम भी सेम लगभग दिख रहा है हमको। तो द्विविस्थापन और विस्थापन में अंतर क्या है हमारे पास में, कि विस्थापन में केवल एक परमाणु होता है हमारे पास में और दूसरे परमाणु को उसके विलयन से अलग कर देता है। लेकिन द्विविस्थापन में क्या होगा हमारे पास में, या इसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है कि अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो जाता है, जो आयंस बनते हैं रिएक्टेंट्स के बीच में, उनमें क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है आपस में। एक्सचेंज होने के बाद क्या होगा, कोई नया प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल से बात करें इसकी, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास में सोडियम सल्फेट था, ठीक, सोडियम सल्फेट को अगर हम लोग बेरियम क्लोराइड के साथ, सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ अगर हम मिक्स करते हैं, तो होगा क्या, ये दोनों क्या हैं, अभिकारक हैं, और ये क्या होता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट की तरह ही होगा, ये सोडियम क्या आएगा, बेरियम की जगह पे ले लेगा, सोडियम आ जाएगा बेरियम की जगह पे और बेरियम आ जाएगा सोडियम की जगह पे, बस आपस में एक्सचेंज होना है, आयंस का एक्सचेंज होगा यहाँ पे। फिर से हम बता रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्टेंट्स के जो आयंस हैं उसके बीच में एक्सचेंज होगा, तो इसके आयंस एक दूसरे से बदल जाएंगे। तो होगा क्या, यहाँ पे BaCl2 था तो हो जाएगा हमारे पास में Na2SO4, Na की जगह क्या आएगा, Ba, तो ये हो जाएगा BaSO4, और यहाँ Cl है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na आ जाएगा, तो बन जाएगा NaCl। ये बैलेंस करने की बात है तो आप मल्टीप्लिकेशन करके बैलेंस कर सकते हैं, 2Na यहाँ पे है तो यहाँ पे 2NaCl हो जाएगा, ठीक, बैलेंस हो गया हमारे पास में। तो इस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, जो हमारे पास में बेरियम सल्फेट बनता है, जिस सॉल्यूशन में ये होता है ये उसके ऊपर तैरने लगता है, इसको हम लोग अवक्षेप के नाम से जानते हैं, एक अवक्षेप बन जाता है। अवक्षेप क्या होता है आपको बताएं, जैसे कोई सॉल्यूशन है तो उसके ऊपर क्या होता है, ये सॉलिड के रूप में ऊपर आके उसकी एक परत बना लेता है विलयन के ऊपर, इसी को हम लोग प्रेसिपिटेट या PPT भी बोलते हैं इंग्लिश, प्रेसिपिटेट। और जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, तो हम लोग ये एग्जाम्पल बता सकते हैं कि जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। यानी ये जो एग्जाम्पल है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल है और अवक्षेपण अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल है, अभी हम बताएंगे आगे थोड़ी देर में। तो इसमें आयंस का एक्सचेंज कैसे हुआ आप देख सकते हैं, इसको आयंस में ब्रेक करो, Na2SO4 क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा Na प्लस में और SO4 माइनस में। इसी तरीके से BaCl2 क्या हो जाएगा, Ba प्लस और Cl माइनस में। होगा क्या, Ba प्लस यानी इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसका प्लस इसके माइनस के साथ ऐड हो गया, वही हमने किया, BaSO4 बना दिया और NaCl बना दिया, बस एक्सचेंज होता है आयंस का। ये हमारे पास में 4 तरह की रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब इन्हीं चारों के बेस पे
तीन हमारे पास में और जो नेम रिएक्शन थोड़ा सा नाम की तरह हैं, इसी में से एग्जाम्पल सारे हम लोग लेंगे, उसका केवल नाम थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे। तो इसको हम लोग फिर से एक बार देखते हैं, आपको बताते हैं कि आखिर है क्या। तो देखो तीन तरह की हमारे पास में और रिएक्शंस हैं, इसको हम लोग पहले से ही हमने इसको लिख रखा है, तो इसको आप हम दिखाते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। तो देखिए तीन तरह की और कौन सी रिएक्शन है, एक हमारे पास में पहला है उष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा उष्माशोषी या इंडोथर्मिक रिएक्शन, और तीसरा अवक्षेपण, जिसकी बात अभी हम कर रहे थे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो होता क्या है उष्माक्षेपी रिएक्शन में या एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, जब कोई दो अभिकारक आपस में रिएक्ट करता है और कोई उत्पाद बनाता है तो उसके साथ साथ ऊष्मा निकलती है वहाँ से, यानी हीट रिलीज होती है वहाँ पे। तो कोई भी रिएक्शन जहाँ पे हीट रिलीज होगी तो वहाँ उसको हम क्या बोलेंगे, उष्माक्षेपी रिएक्शन, वहाँ से यानी उष्मा निकल रही है। या एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब बाहर निकलना, थर्मिक मतलब हीट का, जब हीट बाहर निकले किसी रिएक्शन से तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। जैसे ये एग्जाम्पल्स किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये अभी हम लोग देख रहे थे, ये एग्जाम्पल्स हम लोगों के हैं इसके संयोजन अपक्रिया के, आप मैच कर सकते हैं। संयोजन अपक्रिया में CaO कैल्शियम ऑक्साइड पे हमने वाटर डाला था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था, और वही एग्जाम्पल। तो ज़्यादातर जो कम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो उष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक होते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको, ये घर पे भी आप लोग करते होंगे, ये चूना है एक प्रकार से, चूने में जब हम पानी डालते हैं तो थोड़ा सा पानी गर्म हो जाता है। तो गर्म क्यों होता है, क्योंकि वहाँ से हीट रिलीज होती है। इसी तरीके से हम कार्बन को जब जलाते हैं तो कार्बन जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बनती है, किसी चीज़ को भी आप जलाएंगे उसमें कार्बन होता है, तो उसको जलाने पे क्या होती है, वहाँ से उष्मा भी निकलती है। तो ये जलना भी क्या प्रकार, एक प्रकार की उष्माक्षेपी रिएक्शन। उष्माशोषी क्या होता है, जस्ट इसी का अपोजिट। इसमें क्या होगा, इसमें उष्मा निकल रही थी, इसमें क्या होगा, उष्मा एब्जॉर्ब होगी, यानी जब तक हम इसमें उष्मा नहीं देंगे, ऐसी रिएक्शन जिसको हमको बाहर से उष्मा देनी पड़े इसमें, ठीक है, तब जाके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा रिएक्टेंट, यानी अभिकारक को जब तक हम उष्मा नहीं देंगे तब तक वो उत्पाद में नहीं बदलेगा। तो इसमें देख सकते हैं आप, जैसे ये सारी ये वाली रिएक्शन वियोजन अपक्रियाएं, वियोजन अपक्रियाएं ज़्यादातर क्या होती हैं, इसमें देखिए सब जगह हीट हीट हीट, गर्म किया हमने, सूर्य के प्रकाश में रखा तब भी गर्म हुआ। तो ये सारी जो रिएक्शंस होती हैं वियोजन, वो कैसी होती हैं, ज़्यादातर, हम हमेशा की बात नहीं कर रहे हैं, ज़्यादातर की बात कर रहे हैं, ठीक। तो इसको याद रखिएगा आप कि यानी सभी वियोजन अपक्रियाएं ऐसी नहीं होती, लेकिन कुछ जरूर होती हैं। तो यहाँ पे क्या किया हमने, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। इसी तरीके से AgCl सिल्वर क्लोराइड को जो हमने धूप में रखा, सनलाइट में रखा, तो क्या हुआ, Ag+Cl2 में कन्वर्ट हो गया। ये सारी रिएक्शन जिसमें हमें हीट, देखो यहाँ पे एरो के ऊपर प्लस हीट लिखा, हमने डेल्टा लिखा या सनलाइट लिखा, यानी इस पर क्या होता है, हम बाहर से इसमें एनर्जी को दे रहे हैं या फिर हीट को दे रहे हैं, इसीलिए इसको इंडोथर्मिक, इंडो मतलब अंदर, रिएक्शन के अंदर हम लोग उष्मा दे रहे हैं, एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक हो गया। अवक्षेपण में क्या होता है, केवल और केवल हमारे पास में प्रेसिपिटेट का निर्माण होता है, जैसे BaSO4 यहाँ पे प्रेसिपिटेट का काम करता है। ऐसी रिएक्शन जिसमें अवक्षेप बनता है, अवक्षेपण अपक्रिया कहलाती है। जैसे ये वाली रिएक्शन हमारे पास में बेरियम सल्फेट यहाँ पे अवक्षेप का कार्य कर रहा है। तो ये कुछ कॉमन रिएक्शन थी जिसको हमने बता दिया। अब एक हमारे पास में पाँचवें तरह की रिएक्शंस आती है। ये अभी तक हम लोगों ने 4 रिएक्शंस को देखा, अब हम लोग 5वें तरह की रिएक्शंस को देखेंगे, जो कि है उपचयन एवं अपचयन अपक्रिया। उपचयन एवं अपचयन अपक्रिया को पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको उपचयन और अपचयन के बारे में पता होना जरूरी है। तो उपचयन और अपचयन आखिर होता क्या है, सबसे पहले यही समझते हैं। तो देखिए इसको हम एक लाइन खींच के यहाँ पे आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो इधर हम लिखते हैं उपचयन, उपचयन को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन, और इस साइड हम लोग लिखेंगे अपचयन, और अपचयन को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो उपचयन में क्या होता है, जब कोई अभिक्रिया ऐसी होती हो जिसमें ऑक्सीजन का योग होता हो, यानी ऑक्सीजन उसमें ऐड हो, ऑक्सीडेशन नाम से ही पता चला, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीजन का जुड़ना। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता हो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन या उपचयन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या याद रख सकते हैं, ऑक्सीजन ऐड होता है यहाँ पे, या हाइड्रोजन का निकलना, या हाइड्रोजन वहाँ से निकल जाए, माइनस हो जाए, ये प्लस माइनस का हमने साइन बनाया है। ऑक्सीजन या तो जुड़ जाए किसी रिएक्शन में या हाइड्रोजन वहाँ से निकल जाए, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, उपचयन अपक्रिया या ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन अपक्रिया। अब अपचयन क्या होता है, अपचयन में क्या होगा, इसी का जस्ट अपोजिट, या तो वहाँ से ऑक्सीजन निकल जाए या फिर वहाँ पे क्या हो जाए, हमारे पास में हाइड्रोजन जुड़ जाए। यानी हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन या रिडक्शन कहलाता है। दोनों को एक एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं हम। जैसे अगर हम कॉपर को जब जलाना शुरू कर दें, यानी कॉपर को
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हम जलाएं, कॉपर एक धातु है, तो होगा क्या, ये कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, और ये कॉपर ऑक्साइड हमारे पास में काले कलर का होता है, काला हो जाता है, पूरा कॉपर हमारा काला हो जाएगा जैसे हम इसको जलाना शुरू करेंगे। तो हो क्या रहा है यहाँ पे देख रहे हो, कॉपर के साथ जब अभिक्रिया नहीं हुई थी तब तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन जैसे ही अभिक्रिया कंप्लीट हो गई तो कॉपर के साथ क्या आ गया, इस साइड प्रोडक्ट साइड कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। यहाँ पे प्लस का साइन है, साथ में नहीं है, अलग अलग है, ये कॉपर है ये ऑक्सीजन है, और यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ऑक्सीजन जुड़ गया तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, देख रहे हो ऑक्सीजन का जुड़ना अभी हमने बताया था, किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ गई तो उसको क्या बोलेंगे, उपचयन। तो ये उपचयन की अभिक्रिया है। इस तरीके से हाइड्रोजन का जुड़ना हम बता सकते हैं। देखो जैसे हमारे पास में मान लो एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं, जैसे कार्बन है हमारे पास में, कार्बन को अगर हम हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनाता है, CH4 बनाता है, मेथेन बनाता है। तो CH4 यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे कार्बन के साथ कुछ नहीं है, इस साइड अगर हम देखें तो कार्बन के साथ क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया। तो किसी के साथ हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। तो ये कैसी रिएक्शन है, अपचयन। किसका अपचयन हो रहा है, कार्बन का, इसको भी ध्यान रखना है। यहाँ पे किसका उपचयन हो रहा था या ऑक्सीडेशन हो रहा था, यहाँ पे कॉपर का उपचयन या ऑक्सीडेशन हो रहा था, ध्यान देना। और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक, वहाँ ऑक्सीडेशन यहाँ रिडक्शन। अब कभी कभी क्या होता है कि ये दोनों रिएक्शन साथ साथ होती हैं, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। देखो रेड, रिडक्शन से रेड, ऑक्सीडेशन से ऑक्स, तो इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया। इसको हम लोग बोलते हैं, एक अभिक्रिया और होती है उपचयन अपचयन अभिक्रिया, ठीक, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, या इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन यानी उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होती हो, तो उस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल्स के रूप में हम लोग इससे बात करते हैं, जैसे अगर कहीं पे हम लोग MnO2, ठीक है, MnO2 प्लस इसका हम लोग HCl से रिएक्शन कराएं तो बनता क्या है हमारे पास में, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, ये बनता है। और अगर कोई एक और एग्जांपल लें हमारे पास में, तो एक एग्जांपल हमारे पास में और है, जैसे कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो कॉपर अलग हो जाता है, प्लस यहाँ पे H2O बनता है, दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इधर। तो ये दोनों रिएक्शंस क्या हैं, एग्जांपल्स हैं, इसमें हम थोड़ा समझाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए कॉपर क्या था, कॉपर के साथ ऑक्सीजन थी, और इस साइड क्या हो गया, कॉपर से ऑक्सीजन हट गई। तो किसी के साथ हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का हटना क्या होता है, ध्यान देना, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का हटना माइनस होना, अपचयन। यानी ये कैसी रिएक्शन है, अपचयन। अपचयन मतलब रिडक्शन, रिडक्शन हो गया। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ अकेला था, लेकिन हाइड्रोजन का इस साइड क्या हो गया, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गई। और किसी के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना, अभी बताया था ऑक्सीजन का जुड़ना ही तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन या उपचयन या ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे देख रहे हो एक ही रिएक्शन है, लेकिन ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे हम, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन हो गई हमारे पास में। और क्या होता है इसमें भी इसी तरीके से, मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पे देखें तो मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन हट गया, क्लोरीन लग गया। तो किसी के साथ ऑक्सीजन हटना क्या होता है, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अभी बताया था हमने, रिडक्शन या अपचयन यानी रिडक्शन। और यहाँ पे देखें तो अगर हम Cl के साथ फिर से यहाँ पे देखें तो Cl के साथ क्या है, Cl के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन था, लेकिन यहाँ पे देखें तो Cl के साथ क्या हो गया, हाइड्रोजन हट गया, Cl के साथ Cl2 बना लिया। तो हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, उपचयन। तो ये क्या हो गया, उपचयन। उपचयन यानी ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन भी हमारे पास में कैसा है, रेडॉक्स, उपचयन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये इस तरीके से रेडॉक्स रिएक्शन हमारी कंप्लीट हुई। तो इसको आप अच्छे से तैयार करिएगा, ज़्यादातर आप इस बात को याद कर लीजिए कि आखिर कब उपचयन होगा, कब अपचयन होगा। हमने सिंपल तरीके से यहाँ पे ऊपर आप लोगों को इसको अलग करके हम लिख दिए हैं यहाँ पे, तो इसको आप याद रखिएगा। अपचयन में ये चीज़ें होती हैं, उपचयन में। इसका एक मेथड और होता है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन का बढ़ना घटना इस हिसाब से, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम वहाँ पे यहाँ पे नहीं बता रहे हैं। अब ये चैप्टर लगभग क्लोज होता है। यहाँ पे थोड़ी सी एक बात और बची हुई है जिसको हम थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहेंगे आपको, फिर से हमको एक नया पेज लेना पड़ेगा। तो देखिए एक हम लोग और जो बात बचती है, इसमें दो बातें और बचती हैं, उसका नाम है हमारे पास में, पहला जो बच रहा है हम लोगों का वो शायद संक्षारण है, टॉपिक है संक्षारण, इसी को हम लोग बोलते हैं कोरोजन, क्या, कोरोजन। और दूसरा जो हमारे पास में टॉपिक बच रहा है
वो है शायद विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको हम इंग्लिश बोलते हैं रैंसिडिटी। ठीक, रैंसिडिटी। तो 2 चीज़ें हम लोग के पास बच रही थी। तो इसमें देखो संक्षारण क्या होता है, थोड़ा सा जल्दी समझ लेते हैं इसको हम। संक्षारण क्या होता है? आपने लोहे को देखा होगा, जब हम उसको खुले में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उसमें जंग लग जाता है। जंग कब लगता है? जब लोहे को हम खुले में छोड़ देते हैं, यानी वायु की उपस्थिति में छोड़ देते हैं, या हम उसमें पानी में डाल दें, उसको पानी में भिगो दें। तो पानी में भी क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, H2O, वाटर में ऑक्सीजन होता है। तो कोई भी मेटल है हमारे पास में, वो क्या होता है? ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है। अब ऑक्सीजन से रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? उसी को तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं, अभी हमने बताया था। कोई भी अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो उसको ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो ये संक्षारण एक प्रकार क्या है? ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है, जिसमें कोई भी धातु ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, और ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद वो उसका ऑक्साइड बना लेता है, जो उस धातु को नष्ट कर देता है, उस धातु को खराब कर देता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग संक्षारण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं, आयरन यानी लोहे के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? Fe2O3 बना लेता है। ये क्या है? आयरन का ऑक्साइड। ये कैसा होता है? भूरे कलर का हो जाता है। लोहा जो हमारे पास में खराब हो जाता है, जंग लग जाता है, तो भूरे कलर का हो जाएगा, ग्रे कलर का हो जाएगा। दूसरा, इसी के साथ अगर हम लोग कहीं, अगर आप देखे होंगे चांदी के कोई बर्तन है, उसको अगर हम खुला छोड़ देते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो Ag2O बना लेता है। ठीक है, Ag2O क्या है हमारे पास में? Ag2O होता है हमारे पास सिल्वर ऑक्साइड। तो सिल्वर ऑक्साइड क्यों बनाता है आखिर वो? तो सिल्वर ऑक्साइड बनाता है, ये हमारे पास में होता है ब्लैक कलर का, काला होता है। तो ये भी क्या है? ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है। यानी ये चांदी है हमारे पास में, सिल्वर। चांदी का बर्तन अगर रख दोगे आप तो काला हो जाएगा। लोहे की चीज़ें अगर आप रख दोगे तो कैसा हो जाएगा? भूरे रंग का हो जाएगा, खुले में, यानी हवा में रख दो या पानी में रख दो, इस तरीके से अगर हम लोग कहीं पे कॉपर, यानी इसको हम लोग तांबा बोलते हैं शायद हिंदी में, तांबे की वस्तु को अगर हम लोग कहीं पे रख देते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या हो जाता है? कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। ये कैसा होता है? ये हरा होता है। तो ये सारे जो कंपाउंड बन जाते हैं, यानी इनका ऑक्सीडेशन हो गया। कुल मिला क्या हो गया? इनका ऑक्सीडेशन, उपचयन हो गया। उपचयन होने के बाद ये क्या होते हैं? ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये ऑक्साइड उस धातु को खराब कर देते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण से बचा कैसे जाए? बचने के लिए हम क्या करते हैं? आयरन के ऊपर हम लोग पेंट लगा देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, इस पर कोटिंग कर देते हैं। इस तरीके से किसी को भी हम लोग कोट कर देंगे। तो कोट करने से क्या होता है? जैसे हमारे पास में लोहे की रॉड है, इस पर जब हम कोट कर देते हैं, ऊपर से पेंट लगा देते हैं, तो पेंट लगाने से जो एयर है इसके बाहर, ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इसके टच में नहीं आती, और टच में नहीं आएगी तो कोई भी इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो ये खराब नहीं होगा। और इसी तरीके से एक हम लोग यसद लेपन विधि है, इसको हम लोग गैल्वेनाइजिंग बोल देते हैं इंग्लिश में, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? देखो, हम लोग लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा देते हैं, जिससे लोहा जंग नहीं लगता लोहे में। इसको हम लोग यसद लेपन के नाम से भी जानते हैं। अगला है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है, या रैंसिडिटी क्या होती है? आपने देखा होगा जो तैलीय खाद्य सामग्रियाँ होती हैं, जिसमें वसा युक्त जो खाद्य सामग्रियाँ होती हैं, जिसमें तेल वगैरह पाए, ऑयली फूड मटेरियल होता है, उसमें होता क्या? उसको अगर हम ज़्यादा समय तक रख देते हैं तो ख़राब हो जाता है। तो उसका भी कारण क्या है? ऑक्सीडेशन ही उसका भी कारण है। अगर उसको हम खुले में जितना ज़्यादा रख देंगे, यानी ओपन रख देंगे, तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीजन से वो रिएक्शन कर लेता है, और ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद वो जो फूड मटेरियल हमारा होता है वो स्पॉयल हो जाता है, ख़राब हो जाता है। इसीलिए हम लोग के कुरकुरे वगैरह के पैकेट्स आते हैं, इसमें होता क्या है कि कुरकुरे को ज़्यादा समय तक अच्छी तरीके से, यानी बेहतर बनाए रखने के लिए, उसमें ख़राब ना हो, इसके लिए हम करते क्या हैं कि उस कुरकुरे के पैकेट्स में हम लोग जो गैस होती है, ऑक्सीजन गैस को निकाल के नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। ध्यान देना, N2 गैस भर देते हैं। ऑक्सीजन को निकाल के नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जिससे होता क्या है कि नाइट्रोजन अक्रियाशील या थोड़ा सा अक्रिय गैस होता है। ठीक है, अक्रिया कह सकते हो, निष्क्रिय गैस होता है, नॉन रिएक्टिंग गैस है ये। ठीक, नॉन रिएक्टिंग गैस। तो नॉन रिएक्टिंग गैस होने के कारण ये क्या करता है? ये फूड मटेरियल से रिएक्ट नहीं करता, जिससे फूड मटेरियल लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ऑक्सीजन को इसीलिए निकाल देते हैं क्योंकि ऑक्सीजन रहेगा तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो जाएगी, और वो फूड मटेरियल एक्सपॉयल हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो ये विकृत गंधिता होती है। बस इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे नाइट्रोजन हम लोग चिप्स वगैरह, ये जो इसके भी जो हमारे पास वेफर्स वगैरह के पैकेट्स होते हैं, उसमें ऑक्सीजन न भर के नाइट्रोजन भर देते हैं, क्योंकि वो
अक्रियाशील या निष्क्रिय होती है, जिससे वो किसी से रिएक्शन नहीं करती और वो खाद्य सामग्रियाँ लंबे समय तक सुरक्षित रखी जा सकती हैं। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 2। तब तक के लिए धन्यवाद।